सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम देखेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट है मराठी और हम तीसरा लेसन देख रहे थे, बेटा मी एक तो आहे। अभी इस लेसन में हमने क्या देखा था कि जो लेखक हैं उन्होंने सिर से कहा कि उसने कार्यक्रम में उसका नाम दिया है, तो लेखक को लगा वो इस बात से बहुत खुश होगा, लेकिन वो ज़्यादा खुश नहीं था। शिरीष ने क्या उत्तर दिया था कि मुझसे ज़्यादा खुश मेरे नाना होंगे। तो अभी उसके आगे हम शुरू करेंगे। पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तहेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो। अभी पिता और पुत्र चले गए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक वेड़ी यानी हर समय शिरीष का जो तहेवाईक यानी विचित्र, जो अजीबोगरीब वो जवाब देता था। तो यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि जो हमेशा शिरीष हर वक्त जो अजीबोगरीब उत्तर देता था, उससे लेखक को बहुत ही आश्चर्य होता था। प्रत्येक वेळी तो नानाचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडना। अभी यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि वो हर वक्त अपने नाना का ही नाम लेता है और उसके जो नाना है हमेशा उसके साथ में आते हैं। इसका जो रहस्य यानी इसका क्या राज है, वो लेखक को ये प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं रहा था। समझे, सापड लेना यानी मिल ही नहीं रहा था। याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे। अभी एक उत्तर तो ये कि वो हर वक्त अपने नाना का नाम क्यों लेता है, क्यों उसके नाना उसके साथ आते हैं, ये प्रश्न तो लेखक के मन में आ ही रहा था। लेकिन एक और प्रश्न आणखीन यानी एक और शंका लेखक के मन में ऊपर वरचेवर यानी आ रही थी। वो कौन सी ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकल्या मनाने वायलिन बाजवत नसावाही। और लेखक ने क्या गौर किया कि जब उसके नाना उसके पास में होते हैं तो जो शिरीष है ना, वो मोकल्या मनाने यानी वो प्रॉपरली वायलिन नहीं बजा पाता था, यानी मन से नहीं बजा पाता था। अभी वो क्यों नहीं बजा पाता था वो हम लोग आगे लेसन में देखने वाले हैं, तो आप ये बात याद रखना कि वो क्यों नहीं बजा पाता था। दूसरे दिवशी शिरीष आला नहीं और दूसरे दिन शिरीष नहीं आया। त्याचा हा पहिला खाड़ा और ये उसकी पहली छुट्टी। खाड़ा यानी छुट्टी। नसेल एखाद वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले। अभी लेखक क्या बोल रहे हैं कि एकाक दिन नहीं आया तो चलता है, अभी एक दिन नहीं आया तो चलता है। ऐसे ही लेखक ने अपने आप को समाधान किया, अपने आप को समझाया, चलो एक दिन नहीं आया तो चलेगा। पण त्यांच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो दूसरे दिन भी नहीं आया। चौथा दिवस गेला, पाचवा दिवस गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले। अभी क्या हुआ, एक दिन नहीं आया तो लेखक ने थोड़ा ठीक है, तो फिर क्या देखते हैं कि दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कर करके 15 दिन तक शिरीष आया ही नहीं। शिरीष का पता नव्हता। अभी शिरीष कहाँ है उसका कुछ अता पता ही नहीं था। 16व्या दिवशी एक माणूस निरोप व फीस पैसे घेऊन आला। अभी 16वें दिन पर एक आदमी आया, निरोप यानी एक मैसेज यानी एक संदेश लेकर आया और फीस के पैसे, जो पैसे हैं वो लेकर आया था। और वो क्या संदेश लेके आया, नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला। तो वो आदमी क्या बोल रहा है कि उसके जो नाना है वो आजारी यानी बीमार हो गए हैं, इसलिए शिरीष आ नहीं पाएगा। थोड़ा सा त्रांग्यान मी म्हणालो। अभी जो लेखक है वो थोड़े गुस्सा हो गए। अभी गुस्सा होना लाजमी था, क्योंकि अभी
जो कार्यक्रम होने वाला था उसमें शिरीष का नाम दिया था और शिरीष इतने दिन आया ही नहीं, तो थोड़ा थोड़ा क्या बोलते लेखक को गुस्सा आ गया. नानाशी त्याला काय करायचे आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय. अभी लेखक बोल रहे हैं कि नाना को इससे क्या लेना देना, अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो इतना पास हो गया है, उसका क्या करेंगे. शिरीष आला नहीं और शिरीष अभी तक आया नहीं है. त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. अभी लेखक बहुत इंतज़ार कर रहे थे, बाद में उन्होंने क्या किया, वो शिरीष का जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया. यहाँ पे आपको इस त्रायंक का मतलब है थोड़ा सा गुस्सा होना. अभी रद्द केला. त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले. अभी लेखक क्या बोल रहे हैं कि अभी शिरीष का नाम ही नहीं मुंह से निकालना है, और ऐसा सोच के उसने बाकी के जो विद्यार्थी थे उन लोग को तैयार किया कार्यक्रम के लिए. समारंभाचा दिवस उगवला. अभी ये फंक्शन का दिन, जिस दिन कार्यक्रम होने वाला है वो दिन. आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो. अभी जिस दिन कार्यक्रम होने वाला था उस दिन सुबह से ही जो लेखक थे ना, उनके मन में शिरीष को लेकर, उसकी याद को लेकर कुछ ज़्यादा ही वो बेचैन हो रहे थे. सकाळची इतर कामे ओटोपून मी जरा स्वस्थ बसलो की न बसतो तो दरात शिरीष उभा. अभी सुबह में जो कार्यक्रम का जो छोटा मोटा काम था उसको ओटपून यानी पूरा जो काम था उसको उसने निपटा लिया लेखक ने. और अभी सोच रहा है कि थोड़ा सा बैठने ही जा रहा था कि वो क्या देखता है, दारात यानी दरवाजे पे कौन है, शिरीष खड़ा है. समझे. मी ताडकन उभा राहिलो व त्याच्या जवळ गेलो. ताडकन यानी फटाक से. जो लेखक थे जब उन्होंने शिरीष को देखा दरवाजे पे तो वो फटाक से उसके पास गए. अभी आगे लेखक बोल रहे, अरे तुझा पत्ता तरी काय आणि आज एकटाच कसा काय. अभी वो पूछ रहे कि अरे तेरा आता पता किधर है, तू आज अकेला ही कैसे आ गया, नाना कैसे नहीं आए तुम्हारे साथ. नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. अभी उसको जैसे ही आते हैं तो लेखक उससे बोलते हैं, अरे तू कहाँ है, तेरा कुछ अता पता ही नहीं है और आज तू अकेला ही आया है, तेरे साथ तेरे वडील हैं, तेरे नाना तुम्हारे साथ नहीं आए. अभी ये यहाँ की दुनिया वहाँ पर नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो उसके नाना हमेशा उसके साथ आते थे ना, इसलिए लेखक ने ऐसा उसे कहा. अभी शिरीष बोल देगा, इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन. माझे माझे नाना कायमचे गेले हो सर. अभी वो बोल रहा है कि यहाँ की दुनिया वहाँ हो चुकी है. समझे. यापुढे यानी इसके आगे मैं आपको अकेला ही, एकटाच यानी अकेला ही दिखूँगा. माझे नाना यानी उसके जो वडील है वो कायमचे गेले होते यानी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए, यानी वो गुजर गए सर, वो ऐसा बोलता है. बऱ्याच सात्वनानंतर त्याने विचारले और कुछ थोड़ा उसको दिलासा मिला. उसके बाद शिरीष ने पूछा लेखक से, आज आपल्याला विद्यालयाचा कार्यक्रम ना. अभी वो बोल रहे कि आज हम लोग के विद्यालय का कार्यक्रम है ना. तो मी खिन्न पड़े हो म्हणालो. अब तो लेखक क्या जवाब देते हैं, खिन्न पड़े यानी थोड़ा सैडली बोलते हैं, हाँ आज हमारा कार्यक्रम है, मतलब बोले हो यानी हाँ. मग मला आज कार्यक्रम द्या, नाही म्हणू नका सर.
एवढीच इच्छा पूर्वा। अभी वो क्या बोल रहा है कि मुझे कार्यक्रम दो, मुझे ना मत बोलो, नाही म्हणू नका यानी मुझे ना मत बोलो, इतनी मेरी इच्छा पूरी करो। एवढीच यानी इतनी इच्छा पूर्वा यानी इतनी मेरी इच्छा पुरी करो। असे म्हटल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला। तो जो शिरीष जब बोलता है कि मुझे आज कार्यक्रम करने को दो, मुझे ना मत बोलना, इतनी मेरी इच्छा है उसे पूरी कर दो, तो जब लेखक ये सुनते हैं ना तो उनके अंदर की जो शिक्षक है ना वो जाग जाती है। मी सौम्य आवाजात म्हणालो। अभी जो लेखक है ना सौम्य यानी बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में वो जवाब देते हैं। शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज माझा नाइलाज आहे। अभी लेखक उससे बोल रहे हैं कि शिरीष, मैं तेरी भावना को ओळखतो यानी तेरी भावना को मैं समझता हूँ, पण आज माझा नाइलाज है यानी मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, यानी ये मेरे हाथ में नहीं है। आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबू आहे। इब्रत यानी क्या होता है? इज्जत यानी प्रेस्टीज बोलते ना, वो अवलंबू यानी डिपेंड है। यानी आज का जो हम लोग का पहला कार्यक्रम होने वाला है उसी पर ही हमारे विद्यालय की क्या है इज्जत दाव पे लगी हुई है, उसी के ऊपर डिपेंड है। त्यातून 2 महिने गैरहजेरी लागलेली, तूच सांग मी तुला कार्यक्रम कसा देऊ। अभी लेखक बोल रहे हैं कि तू 2 महीने से आया ही नहीं। हाँ, अभी 2 महीने से वो आया नहीं तो उसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा और उस कार्यक्रम में अच्छे से बजाना है, इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि तू ही बता, तू 2 महीने से आया नहीं है तो मैं तुझे कार्यक्रम कैसे दूँ। अभी आगे अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला। अगतिक यानी लाचार होकर शिरीष क्या कह रहा है? सर, माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, मला आज वाजवू दे, नंतर जन्मात हात लावणार नाही वहिनीला। अभी शिरीष क्या बोल रहा है कि सर, मेरी एक ही प्रार्थना, विनती यानी मेरी प्रार्थना मान लीजिए, मान्य करा कि आज मुझे सिर्फ बजाने दो, फिर उसके बाद अगले जन्म तक, पूरे जन्म तक मैं वॉलिन को हाथ लगाऊंगा नहीं। अभी लेखक क्या जवाब देते हैं? तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजवू नको, तुझी मन स्थिती ही आज बरोबर नहीं। अभी लेखक क्या जवाब दे रहे कि तू आगे जन्म भर बजाते रहना, लेकिन आज मत बजाना। और सीरियस क्या बोल रहा है कि मुझे आज बजाने दो, मैं जन्म भर फिर बजाऊंगा नहीं। अभी और लेखक बोल रहे हैं कि नहीं, आज तू मत बजा, चाहिए तो जन्म भर बजाते रहना। क्यों? क्योंकि आज तेरी जो मन की स्थिति है वो ठीक नहीं है, समझा? स्टेट ऑफ माइंड उसका ठीक नहीं है। मला परवानगी दिलीत तर माझी मनी स्थिती आपोआप सुधारेल। अभी शिरीष बोल रहा है कि अगर आप परवानगी यानी परमिशन देंगे तो मेरी जो मन की स्थिति है वो आपोआप यानी अपने आप ही सुधर जाएगी। शेवटी त्यांचे दुखित मन पुन्हा आणखी कसाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली। अभी शेवटी यानी आखिर में, वो पहले से दुखी था, उसके नाना गुजर गए थे, तो लेखक सोच रहे हैं कि और आणखी यानी और उसका मन न दुखाऊं, ऐसा लेखक ने विचार किया। फिर बाद में उसको परमिशन दे दिया, परवानगी दिली। मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याच्यात हुआ। अभी लेखक क्या डिसाइड किया कि जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो शिरीष का ही मैं रखता हूँ। त्याचप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला, इसीलिए जो लेखक ने उसे परमिशन दिया है।
और शिरीष ने बजाना शुरू किया। अभी ये जो पूरा जो मैंने अभी इतना एक्सप्लेन किया ना, ये सब लेखक सोच रहे हैं। और वो जो कार्यक्रम में स्टार्टिंग में जो कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर वो सोच रहे हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट कार्यक्रम में आ रहे हैं। शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता। अभी जो शिरीष है वो बजा रहा था। मुरलेल्या यानी एकदम एक्सपर्ट म्यूजिशियन होते ना, बिल्कुल वैसा ही बजा रहा था। समझे? वो म्यूजिशियन होता ना वो, तो मुरलेल्या मतलब एक्सपर्ट। इतके शिकला तरी कुठे यायाच मी विचार करत होतो। और उसको बजाते हुए देखकर लेखक क्या सोच रहे हैं कि इतना उसने ये ऐसा उसने कहाँ से सीख के आया है, ऐसा लेखक के अंदर विचार आया। आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कर्ष वाजवतो। अभी जब वो आया था स्टेज पे, जब हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, तो लेखक ने क्या कहा था कि एक शिरीष भागवत करके लड़का है, वो अभी नया ही आया हुआ है, तो हमें उसे मोटिवेट करना है। लेकिन अभी शिरीष कैसे बजा रहा है, एकदम एक्सपर्ट की तरह बजा रहा है। तो अभी लेखक के मन में ये आ रहा है कि अगर जो लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि ऑडियंस के लोग क्या सोच रहे होंगे कि जो अभी जो लड़का आया है वो इतना अच्छा बजा रहा है, तो जो एक्सपर्ट लड़के होंगे, जो और भी अनुभवी लड़के होंगे, वो कितना अच्छा बजाएंगे। तो अभी लेखक के अंदर ऐसा आ रहा है कि अब मैं किसको भेजूँगा शिरीष के बाद। समझे? तो वही लिखा है, तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो दूसरे जूने एक्सपर्ट लोग हैं, वो कितना अच्छा बजाएंगे, ऐसा प्रश्न किसके मन में आएगा? लोगों के मन में आएगा, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। तेव्हा त्याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसावे, और अभी सोच रहे हैं कि उसके बाद अब मैं किसको भेजूँ, क्योंकि यही सबसे अच्छा बजा रहा है। टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो। अभी जब ताली बजने लगी ना, तो जो लेखक इतना सोच रहे थे, भानावर यानी वो वापस एक्चुअल सिचुएशन में वापस आ गए। वो खो गए थे ये सब सोचने में। तो जब ही ताली की आवाज़ आई तो वो वापस अपने एक्चुअल सिचुएशन में आ गए। शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले। और अभी कार्यक्रम होने के बाद शिरीष ना अंदर आया और जो लेखक है उसके पैरों में अपना सर रखा, यानी पैर उसने रखा। अब उसके पैर पर अपने सिर को रखा। मी त्याला उठवत विचारले, और जब वो पैर छू रहा था तो लेखक ने उसको उठाया और पूछा, शिरीष हा काय प्रकार आहे? तो लेखक पूछ रहे, ये क्या था? तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतात? तो बोल रहा है कि तू मेरे पास इतना दिन आया नहीं, तू कहाँ सीख रहा था? ऐसा लेखक आश्चर्य से उसको पूछ रहे हैं। डोळे पुषित यानी पोछना, आँख को पोछते हुए। अभी शिरीष की आँखों में थोड़ा आंसू आ गया है, तो वो अभी अपने आँख को थोड़ा पोछ रहा है। डोळे पुषित शिरीष म्हणाला, सर काय ती भलती शंका। अभी बोल रहे, सर ये आपको अलग सी कुछ शंका हो गई है। मी तुम्हारा सर्व सविस्तर सांगतो, मैं आपको सब अच्छी तरह से बताता हूँ। ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले। अभी वो कह रहा है कि वो आदमी आया था ना जो फी और कुछ चिट्ठी लेके आया था, तो वो बोल रहा है कि जिस दिन मैंने आपको वो फी और छुट्टी दी थी ना,
उसी रात्र को क्या हुए, उसके नाना वारले, यानी उसी रात को उसके नाना गुजर गए थे। और ये सुन के लेखक को क्या हुआ, धक्का लगा। देखो, मला धक्काच बसला जब ही उसने सुना कि जिस दिन चिट्ठी और पी लेके आया था उसी रात्र को उसके नाना गुजर गए थे। तो ये सुन के लेखक को धक्का लगा। ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कसाला आता शिका, म्हणून मी वहिनीला हात लावायचा नहीं असे ठरवले। अभी जिसके लिए सीख रहे थे, यानी वो अपने वडील के लिए ही सीख रहा था, तो अभी उसके वडील गुजर गए हैं, तो अभी वो किसके लिए सीखे, ये सोच के उसने सोचा कि अभी मैं बजाऊंगा, वायलिन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ऐसा उसने ठरवलं, यानी ऐसा उसने विचार किया पक्का। तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेल ही, अभी वो लेखक को बोल रहा है कि कदाचित, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ऐसा बोल रहा है कि आपको पता है कि नहीं, माझे नाना एकेकाळी उत्कर्ष गवई होते। जो उसके जो नाना थे एक टाइम पर उत्कर्ष यानी एक्सीलेंट सिंगर, समझे, वो एक्सीलेंट सिंगर थे। पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला और कोई तो एक मेजर एक्सीडेंट हो गया उनके साथ। व त्यात अपघातात ते ठार बहिरे झाले और उस एक्सीडेंट के कारण वो ठार यानी पूरी तरह से बहरे हो गए। त्यांना काहीही ऐकू येत नसे, वो कुछ भी ऐकू यानी सुन नहीं सकते। ओठच्या हालचालीवरून त्यांना काही शब्द समझत, वो लिपसिंग करते ना, उससे या फिर हाथ के इशारों से उसे हम कुछ जो शब्द थे उसके नाना समझते थे। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा, अभी वो बहरे तो हो गए थे लेकिन इतर गैरसोयीपेक्षा यानी इससे भी बुरा, एक तो बहरे हो गए थे और इससे भी बुरा क्या हुआ, संगीत सेवा अंतरली, उनकी जो संगीत से जो उनका प्रेम था वो उससे दूर हो गए थे, यानी वो संगीत से दूर हो गए थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे गायक थे। और जब वो बहरे हो गए तो संगीत से दूर हो गए। यायाच नाना धक्का बसला और इससे उसके जो वडील थे नाना, उनको बहुत ही शॉक हो गया, यानी धक्का लग गया। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले। तो अभी आखिर में क्या किया, जो शिरीष है वो बोल रहा है कि मुझे ये सिखाने के लिए, वाद्य सिखाने के लिए उन्होंने बहुत ही इंकरेज किया, समझे, उद्युक्त केले यानी इंकरेज किया। सॉरी, कोणीतरी संगीत शास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप्य सौख्य मिळत होते, म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर येथे येत होते। अभी लेखक को शिरीष असली बात बता रहा है कि किसी भी जो म्यूज़िक संगीत के लिए अगर कोई धड़पड़ बहुत कोशिश करता है, बहुत कुछ करता है संगीत के लिए, गाता है, प्रैक्टिस करता है ना, तो वो देखते हैं ना उसके नाना, तो उसके जो नाना है ना उसको बहुत ही सौख्य बोलेगा तो उनको बहुत ही हैप्पीनेस मिलता था। इसीलिए वहाँ पे वो शिरीष के साथ आते थे, समझा। क्या बोलते हैं, शिरीष का एडमिशन लेने का कारण यही था क्योंकि वो दिखाना चाहता था और अपने जो नाना को वो खुशी देना चाहता था, इसलिए वो रोज़ उस संगीत क्लास में अपने नाना के साथ आता था। पण त्यांना एकू काहीच येत नव्हते, वो आते थे लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा और इसके कारण ही जो क्या बोलते हैं, शिरीष को
बार बार रिग्रेट होता था। रिग्रेट यानी खेद, बहुत ही दुख होता था की मी वाजवड्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नहीं। अभी शिरीष बोल रहा है कि मेरे नाना तो सुन नहीं सकते, तो उनको शिरीष को बहुत दुख होता था कि अगर मैं कितनी ही अच्छी प्रगति यानी कितना भी अच्छा डेवलप कर लूँ और क्या बोलते हैं कौशल यानी बहुत अच्छी स्किल हासिल कर लूँ इस वादन में, तो भी मेरे जो नाना है वो मुझे सुन नहीं सकते। तो या विचाराने मला नानासमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता। इसीलिए यही कारण था कि वो जब नाना उसके पास होते थे तो वो फ्रीली बजा नहीं पाता था, यानी मन से नहीं बजा पाता था। अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि वो क्यों नहीं बजा पाता था, वो लेखक को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी इसका खुलासा यहाँ पे शिरीष कर रहा है कि उसके नाना सुन नहीं सकते थे, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता था अच्छी बजाने के लिए। समझे? ज्या दिवशी नाना गेले, अभी जिस दिन नाना गुजर गए त्या दिवशी मी ठरवले, अभी उस दिन उसने सोच लिया क्या, संगीत बंद, अभी गाना बंद। पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला, लेकिन दूसरे ही क्षण में दूसरे ही पल में शिरीष के अंदर उसके मन में एक विचार आया की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते। जब भी मतलब वो जिंदा थे तो वो उसका जो गाना था जो वो बजाता था वो सुन नहीं सकते थे, ऐकू शकते नाही यानी वो सुन नहीं सकते थे। पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत, लेकिन अभी जब भी वो गुजर गए हैं तो मेरे शेजारी मेरे बाजू में बैठकर वो ज़रूर मुझे सुन रहे हैं, ऐसा उसको लगता था। या विचाराशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिन वाजवायला सुरुवात केली और यही विचार उसने सोचा कि अभी मेरे नाना मुझे सुन सकते हैं, वो मेरे पास में ही है। और इसीलिए उसने जो लोग थे उसके आसपास के जो उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे उसके ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। अभी आजू बाजू के जो लोग थे वो बुरा भला क्यों कर रहे थे, क्योंकि अभी उसके वडील गुजर गए हैं और ऐसे में वो घर में वायोलिन बजाएगा तो लोग कुछ तो बोलेंगे ना कि अभी मरे हुए वडील को कितने दिन हुए ही कि ये घर में क्या बोलते गाना वगैरह गा रहा है। तो ये जो बात थी जो लोग बोलते थे उस पे वो लक्ष्य यानी अपना ध्यान नहीं देता था, इसलिए वो दिन रात देखो क्या करता था। आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो, तब से जब से उसके नाना ऑफ हो गए थे तब से वो बाहर नहीं निकला था। 24 तास एकच उद्योग, 24 तास यानी 24 घंटे एक ही उद्योग यानी एक ही काम, एकच ध्यास यानी एक ही मोटिव था। मी सराव करू लागलो, मैं प्रैक्टिस करने लगा, सराव यानी प्रैक्टिस करने लगा। म्हणजे मला भास यायचा, मतलब उस शिरीष को भास यानी फील होता था। क्या फील होता था कि पुढच्या ताना, ताना यानी ट्यून होता ना ट्यून, वो पुढच्या ताना व सूर मला नाना सांगत आहे। तो कह रहा है कि मुझे ऐसा फील होता था कि जो आगे का जो ट्यून है और जो सुर है वो मेरे नाना मुझे बता रहे हैं। तबल्याचा ठेका त्यानेच धरला है, और उसको ऐसा भी फील होता था कि जो तबला है उसका ठेका भी उसके नाना ने लिया है, यानी जो रिदम है उसके नाना ही बजा रहे हैं। वो तंब्याच्या तारावरून पण त्याचीच बोटे फिरत आहेत। वो जो तंबोरा था उसका जो तार था उसके ऊपर बोटे यानी अपनी उंगली भी कौन फिरा रहा है, उसके नाना ही फिरा रहे हैं। ऐसा फील
शिरीष को हर दिन होता था और वो प्रॅक्टिस करता था. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोग पाहून मी गडबडून गेलो होतो. अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था ना कि जब कार्यक्रम में जब वो ऑडियंस को देखता है तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो फिर वो आँख बंद करके किसी को तो याद करता है, फिर बाद में उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस, वो जो हिम्मत रहती है वो वापस आ जाती है. तो वो कौन रहते हैं वो यहाँ पे बताया है. तो वो बोल रहा है कि जो शुरुआत में जो कार्यक्रम हुआ था तो मैं ऑडियंस को देखकर गड़बड़ा गया था, पण डोळे मिटून घेताच नानाची मूर्ती डोळ्यासमोर आली. तो बोल रहा है कि उस टाइम पे जब मैंने आँख बंद किया तो जो नाना थे उसकी जो मूर्ति थी वो मेरे सामने आई. और उनके नाना ने क्या बोला ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी एक तो आहे. और क्या बोला उसके नाना ने कि बेटा बजाओ, मैं सुन रहा हूँ. मला जोर चढ़ला. तो इससे क्या हुआ, शिरीष को बहुत ही हिम्मत आ गई. माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते. प्रेक्षक यानी ऑडियंस. वो बोल रहा है कि मेरे आँखों के सामने कोई ऑडियंस नहीं था. थिएटर नव्हते यानी जो स्टेज पे वो खड़ा था वो उसको लग रहा था कि वो नहीं है. कोणी नव्हते, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं है. होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर. वो कह रहा है कि जब मैं स्टेज पे खड़ा था तो मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे नाना की मूर्ति दिखाई दी. और नाना क्या बोल रहे हैं कि बेटा बजाओ, मैं सुन रहा हूँ. तो ये सुन के वो शिरीष बोल रहा है कि मेरी आंखों के सामने कोई ऑडियंस नहीं था. प्रेक्षक यानी कोई ऑडियंस नहीं था, कोई थिएटर नहीं था और कोई भी नहीं था. सिर्फ कौन थे, मैं, मेरा नाना और मेरा सूर. समझे. शिरीष गप्प बसला. इतना बोल के शिरीष एकदम चुप हो गया आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. और जो राइटर है वो भी कुछ नहीं उसको बोल पाए. इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.